जी अस्सलाम वालेकुम। और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो कि 48वां OIC का इजलास जारी है, मैं हूं आपके साथ जावेद इकबाल। मैं हूं आसमा इकबाल। अब से कुछ देर पहले आप इस इब्तिदाई जो सेशन हो रहा था उसमें आखिरी खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान का देख रहे थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात की। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो थीम रखा गया है उसमें भी और इसके एजेंडे में भी इस्लामोफोबिया के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास हुई है उसके हवाले से तफसील से बात की गई। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया OIC ममालिक के इस जो वज़राए ख़ारजा हैं, नुमाइंदा वज़राए ख़ारजा हैं, कि किस वजह से इस्लामोफोबिया फैला। फिर इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को भी इकट्ठा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, ताकि पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाया जाए और इस्लाम के हवाले से पूरी दुनिया को बताया जाए। इसके साथ साथ कश्मीर और अफ़गानिस्तान पे भी उन्होंने तफसील से बात की। बिल्कुल जी, और यूक्रेन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। और उनका कहना उनका ये था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के बजाय तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उसको चाहिए कि अमन के लिए जो एफर्ट्स की जा सकती हैं उसका हिस्सा बना जाए। और ये सिर्फ हमारे मफाद में नहीं है, मुस्लिम उम्मा के मफाद में नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के मफाद में है। लेकिन कहाँ कहाँ बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं और उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर भी रोशनी डाली है। लेकिन तफसील में जिस मौजू पर उन्होंने बात की है वो आज भी इस्लामोफोबिया ही रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामी ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर ख़ारिजा की, और उसी हवाले से उन्होंने बात भी की है इस इजलास के अंदर। इसी पर बात करने के लिए जी हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। शाज़िया चीमा साहिबा एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो में। खुशामदीद कहते हैं, और काफ़ी देर से आप इंतजार कर रही थी और आप बराह रास्त देख भी रही थी इस कॉन्फ्रेंस को। शाज़िया चीमा साहिबा, अब ज़ाहिर है 3 महीने के अंदर पाकिस्तान को दूसरा मौका मिला है। ये बड़े एजाज़ की बात है कि उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया और तफसील से बात हुई। मजमूई तौर पर आपका इंप्रेशन क्या है कि जो इस वक्त जिन मकासद पे बात हो रही है वो तकरीबन 100 तक करारदादें भी इसमें पेश की जाएंगी, क्या आपको लगता है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने जब भी इनिशिएट किया है किसी भी प्लेटफॉर्म को, उसकी बात को सुना भी गया है और उसकी बात का पास भी रखा गया है। आपने अफ़गानिस्तान सिचुएशन में देखा होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से उसमें मीडिएट किया, और वो मीडिएशन जो है वो फ्रूटफुल भी थी। और उसमें भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करना जो है और फिर उस पर बात करना, वो सारे का सारा जो है पाकिस्तान को ये प्रिविलेज है हमेशा से कि उसकी बात को सीरियस लिया जाता है। आज जो है इस कॉन्फ्रेंस में ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इस्लामोफोबिया की वजह से हम जितना सफ़र कर रहे हैं और इस्लाम का इमेज जितना सफ़र कर रहा है, आखिर इस पे किसी को तो बात करनी ही थी। आई मीन इसको कितना आप इसको जो है वो ओवन पे कितना रख सकते हैं, कोल्ड ओवन पे। आपको इसको सामने लाना ही था और फेस करना ही था कि आपने क्या उन हैविक्स को आप भूल चुके हुए हैं जो एंटी सेमिटिज़म के हवाले से आपने देखे। क्या तारीख़ दोबारा दोहरा सकती है इंसानियत के हवाले से इतनी नफ़रत जो है, जो हमने एक बाकायदा इंजीनियर्ड प्रोपोगेटेड ईसाइयों की तरफ से यहूदियों के लिए तारीख़ ने उसको देखा, तो क्या अब वही सब कुछ इस्लाम के हवाले से किया जा सकता है? तो उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो आज की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, जिसमें समझने की बातें ख़ास तौर पे वेस्ट के लिए जो ख़ास तौर पे समझने की बात है कि आप इस्लाम की आइडियालॉजी को किसी भी जगह पे प्रैक्टिस किए जाने वाले कल्चर के साथ आप कंफ्यूज ना करें। आप अफ़गानिस्तान में पहुंच गए, वहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी दिलाने के लिए, बग़ैर ये समझे कि वहाँ पे ख़वातीन की आज़ादी की रुकावट इस्लाम से ज़्यादा हो सकता है वहाँ का कल्चर हो। तो इस्लाम को आप एक सेट ऑफ बिलीफ की तरह ही लेंगे, आप उसको उस किसी जिस जगह के कल्चर पे वो प्रिवेल कर रहा है वहाँ पे जाके आप उसको उसके कल्चर के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप इस्लाम को कैटेगराइज नहीं करेंगे। इस्लाम मॉडरेट नहीं है, इस्लाम एनलाइटेंड नहीं है, इस्लाम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इस्लाम इस्लाम है, और इस्लाम को आप रियासत मदीना के उन 10 सालों की रोशनी में ही देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप उन 10 सालों के बाद भी इंपीरियल इस्लामिक स्टेट्स को सामने रख कर इस्लाम की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दें तो वो भी इस्लाम नहीं है। तो एटलीस्ट आप इस्लाम, और फिर उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही हम मुसलमानों के लिए कि आप दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं कि कोई आके आपका नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करेगा, आपका नैरेटिव इंजीनियर करेगा। आपने एक एक्सट्रीमिस्ट
فنیٹک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور بائی چانس اگر اس کو کرنے والا اوریجنلی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں کیوں لگ جاتے ہیں بہت عجیب طریقے سے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کارٹون بننے چاہیے تھے یا نہیں بننے چاہیے تھے. ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ان بلو دا بیلٹ ایکٹیویٹیز سے ایز سچ فرق نہیں پڑتا, ہمارا اپنا نیریٹو آپ تک پہنچنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ باتیں اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھیں آج کہ ہم کیا اپنا نیریٹو کنسٹرکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور کیا ہم اس کو ویسے ہی پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ اسلام ہے. اور اسلام جو ہے وہ خانوں میں بڑھی ہوئی چیز نہیں ہے, اس کو آپ کلچرل فیبرک سے بالکل الگ کر کے دیکھیں گے اس کی تعلیمات کو. تو یہ بہت خوشائند چیز تھی, اس پہ پریکٹیکلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اقوام جنرل اسمبلی میں جو ان کا UNGA میں خطاب تھا اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی ہے. اچھا ایک اور چیز, وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تقریباً 1.4 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک سے ہر سال ترقی یافتہ ممالک کو منتقل ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ وزیر اعظم عمران خان جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اس روز سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے مسائل کی جڑ ہے. اس کو اس اجلاس کے اندر سمجھا جائے گا, وہ ریاکشن یا وہ اقدامات لیے جائیں گے خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے, مسلم ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے جو لیے جانے چاہیے. اس میں آسمہ یہ ہے کہ کیا چیز کیا ریئیکشن لے کر آتی ہے وہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا کہ ابھی ہم اس پہ بات کر سکیں کہ کیونکہ ہم نے بہت سے چیزوں پہ دیکھا ہے اور آج اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں تو یہ تھوڑی ڈس آنیسٹی ہو جائے گی کہ ایون فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پہ بھی سارے اسلامی امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. اور یہی بات آج ہوئی بھی ہے کہ ہم نہیں ایک نیریٹو لے کے چلتے. بیسیکلی وہ اس بات کو لنک کر رہے تھے رول آف لا سے, رول آف لا اور گورننس اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, تاکہ ملکوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں, گورننس بہتر نہیں ہے, اس کو بہتر بھی کیا جائے. اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہے تھے اگین اسلامک پرنسپل سے کہ اسلام نے جو آپ کو رول آف لا دے دیا ہے, اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں اور آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے یہ پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور پرابلم کی گریوٹی کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے بتایا ہے کہ چونکہ یہاں پہ قانون صرف غریب کے لیے اور کمزور کے لیے ہے, اور جو طاقتور ہے وہ قانون کے شکنجے میں آتا ہی نہیں ہے. قانون کے اندر اتنا جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں کہ وہ آرام سے اس میں بچ جاتا ہے, نہ صرف بچ جاتا ہے, بہت بہتر زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے اور بہت رسپیکٹیبل سٹیچر پہ بھی لائف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے ان دو چیزوں کو لنک کیا ہے کہ اگر رول آف لا جو ہے غریب ملکوں میں کیوں خراب ہے, اس کی خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامک پرنسپل کو نہیں لے کے چل رہے ہیں, اور نہیں لے کے چل رہے ہیں تو وہاں کا کمزور جو ہے وہ قانون کے دسترس میں ہے اور وہاں کا امیر جو ہے وہ قانون سے بچا ہوا ہے. اور اس کو ایگزامپلیفائی کیا ہے کہ امیر جو قانون سے بچا ہوا ہے وہ وہاں کے غریبوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کا حق مارنے کے علاوہ کیا کر رہا ہے, اس ملک کی دولت کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے آلریڈی امیر ملکوں میں, اور اس پہ کوئی روک بھی نہیں رہا ہے. آپ ایک جگہ پہ حق غصب کر رہے ہیں, وہاں پہ حق لوگوں کا چھین رہے ہیں, دولت اکٹھی کر رہے ہیں, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس ملک کے ریسورسز اکٹھے کر رہے ہیں اور پھر ان ریسورسز کو دھڑلے سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ فگر انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ اس پہ ضرور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بحیثیت ٹوٹیلٹی میں اسلامک ممالک کے ریسورسز کا پرابلم نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ریسورسز تو ہمارے پاس بہت ہیں, منرل سے لے کر آپ نیچرل گیسز اور آئل سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ایون ایگریکلچر میں دیکھیں, افریقہ میں, ہمارا ساؤتھ ایشیا میں ہم ایگریکلچری ہم بہت آئیڈیل جیوگرافک لوکیشنز ہیں, لیکن کیوں ہم اتنا پنپ نہیں پاتے ہیں؟ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. اور رول آف لا کو وہ ہمیشہ سیمولیٹ کرتے ہیں مدینہ کی 10 سال کے رولز کے ساتھ. اچھا شازیہ صاحبہ, اب ہم آتے ہیں جو ایشوز ہیں جو درپیش ہیں اس وقت مسلم امہ کو, جس میں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر کا. آج جو ابتدائی سیشن ہوا اس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے بات کی اس پر, اور انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت کرتے ہیں. جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے حسین طاہا صاحب, انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا تھا خصوصی حیثیت کو ختم کر کے, یہ عالمی قوانین کے بھی منافی ہے, اور اسی کو لے کے وزیر اعظم صاحب نے ظاہر ہے کشمیر پر بھی بات کی, اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین کو بھی جوڑا کہ جب تک ہم خاموش رہیں گے اسی طرح رہے گا. یہ جو باتیں ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ہماری وزارت خارجہ نے بھی کافی جم کر کام کیا ہے, اور پاکستان کے اس موقف کی تائید بہرحال بہت اہم لیڈران نے کی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس وقت وہ اس خطے میں فلیش پوائنٹ ہے, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ ہمارا ایک اسٹیٹک ویو پوائنٹ ہے کشمیر پہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم وار آن ٹیرر کر رہے ہوں، ہم اس سے بھی زیادہ کرٹیکل حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہے ہیں، ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہی ایسی ہے، لیکن دو چیزوں کا سٹانس ہم نے نہیں بدلا ہے، ایک فلسطین کے اوپر اور ایک کشمیر کے اوپر۔ کشمیر میں جو یہ 2019 کا ان کی ڈیموگرافک چینج کا جو ایشو ہے اس کو پاکستان نے بہت ایمفیسائز کیا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں اس کی بہت ہمارے فارن آفس کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے۔ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرفیتھ ہارمنی کے فورمز میں، ہیومینٹیرین فورمز پہ اس چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، کلیشیز کے ساتھ نہیں، بز ورڈز کے ساتھ نہیں، جس کو اب ویسٹ ہم سے نہیں سننا چاہتا ہے، اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی فرق یہ پڑا ہے، اس سے تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہے لیکن چونکہ میں کنیکٹ کر پاتی ہوں تو میں اس کو ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہی ڈیموگرافک چینج کا جو ظلم ہے وہ کشمیر میں برہمن پنڈت کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں اسی بی جے پی کی گورنمنٹ میں، اسی ہندوتا رول کے انڈر وہ سارے کے سارے ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں، اور اس پہ ریسنٹلی ایک بہت کنٹروورشل فلم جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، جس پہ ان ہندوؤں کا کہنا بھی یہی ہے انڈیا کی اس ان ہیومین سٹانس پہ کہ جب آپ ہمیں ڈسلوکیٹ ہونے دے رہے تھے تو اس وقت تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو کیا کشمیر کے اندر اس کا جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اس کی ڈیموگرافک نہ چینج ہونا، جو اس کے نیٹیوز ہیں، جیسا کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہے، آپ اور میں وہاں جا کے آج بھی پراپرٹی نہیں خرید سکتے ہیں، اور جو اسپیشل ایریا کے اسپیشل لاز ہوتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو بنانا ہوتا ہے، ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کر کے وہاں پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میجورٹی کو منارٹی اور منارٹی کو میجورٹی بنا دیں گے، آپ نے دیکھا کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور بہت مضبوط ملکوں نے اس کی طرف آواز اٹھائی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کی، آپ ایک ایتھنیسٹی کو اس طرح انڈیجنس کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ یہاں پہ آپ ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ رکھیں، آپ ہیومینٹیرین اس پہ بات کریں، آپ کسی بھی فورم پہ آ کے اس کو جسٹیفائی کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان جو بات آج ہوئی ہے، پاکستان اس کو بہت ٹائم سے ایمفیسائز کرتے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایک اور چیز بھی بہت ٹائم سے کہتا چلا آ رہا ہے، خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تب سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آج بھی انہوں نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا ہے، دنیا بھر میں دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ کتنا اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس اجلاس کے ذریعے مسلم ممالک کی جانب سے، وہاں پر جو انسانی حقوق کی اس وقت صورتحال ہے افغانستان کے اندر، اس کو اوورکم کرنے کے لیے، اور پھر خاص طور پر کتنا اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس اجلاس کے ذریعے کہ امریکہ کو کم از کم اس بات کے اوپر لایا جا سکے کہ جو چیزیں آپ اب افغانستان میں کر رہے ہیں، جو زیادتیاں پہلے کر چکے وہ تو کر چکے، جو ابھی ہو رہی ہے اس کو ایٹ لیسٹ روکا جائے۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس کیپنگ کا ایشو آ جائے گا۔ یو ایس کے لیے یہ مان لینا کہ ہم وہاں سے کیوں بھاگے اور ہم نے ان کی ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے وہ کیوں روکی ہوئی ہے، اس کو فیس کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال وہ وہاں سے نکلے ہی اس لیے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نہ تو کبھی بھی ون ون سچویشن تھی، گین کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جس ٹیررسٹ کے خلاف یہاں پہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں وہی ٹیررزم جو ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کر رہی ہے، تو یہاں پہ پیسفل سلوشن تو ہونا ہی چاہیے۔ تو پاکستان میں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمارا فارن آفس ہمیشہ سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ طالبان کو ایز اے پارٹی ٹریٹ کریں، اور یو ایس کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم ٹیررسٹ اور جو کڈنیپر جو ہوسٹیج ہوتے ہیں رینسم والے، یہ ہمارا لا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ اور پاکستان نے پہلی دفعہ ان دو بڑی یونیک سے کمپوننٹس کو اکٹھا کر دیا، جس پہ ایک طرف سو کال ٹیررسٹ ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ سو کال جو ہیں وہ ہیومینٹیرین کے ٹارچ بیرر ہیں، لیکن وہ دوحہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ اکٹھے بیٹھے کہ جب تک آپ نیگوشیٹ کیسے کریں گے، آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے کیسے اگر آپ ان کو پارٹی ہی نہیں سمجھیں گے، آپ ان کو ٹیررسٹ سمجھتے رہیں گے، تو وہ اس وقت کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہ ایک ملک کے اوپر اپنی ایک عبوری حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آگے بڑھیے۔ اس میں شاہد صاحبہ یوکرین اور جو روس کا معاملہ ہوا، اس نے کس حد تک افغانستان کے مسئلے کو پس پش کیا، اور پھر جو پاکستان میں OIC ہو رہی ہے، ایک بار پھر
ہم افغانستان کے اس ایشو کو سامنے لا رہے ہیں جہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ اس وقت امداد چاہیے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کے افسانوں میں بھی نہیں رہی. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. او آئی سی کا 48واں سیشن جاری ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے اور ہم خصوصی ٹرانسمیشن میں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پر، عالمی امور پر نظر رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر آمنہ محمود. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آواز سن پا رہی ہیں ہماری؟ Yes, I can. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے کہ اب تک جو آپ نے تقاریر سنی ہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ظاہر ہے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے ایشوز بھی رکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فلسطین کا معاملہ، مسئلہ کشمیر، یمن میں جو حوثی باغیوں کا معاملہ ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جن مقاصد کے لیے اس خصوصی سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے ہم اس جانب بڑے مثبت انداز سے بڑھ رہے ہیں؟ کشمیر پر بات ہوئی ہے اور کشمیر پر ظاہر ہے سعودی وزیر خارجہ نے بھی بات کی، او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے بھی بات کی اور یہ کہا کہ بھارت نے ایک غیر قانونی اقدام کیا ہے جو اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے او آئی سی کے لیے. عام طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف لپ سروس ہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا بڑا جو فورم ہے، جو مسلمانوں کا نمائندہ فورم ہے، اور کیونکہ یہ صرف واحد فورم ہے جو ایک پورے ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کی نمائندگی اور اس کی ممبرشپ جو ہے وہ اسلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہے، تو امت مسلمہ کے سارے مسائل کے متعلق بات کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پاور پالیٹکس اور ورلڈ پالیٹکس اور نیشنل انٹرسٹ کے بیسس پہ بہت سارے مسلمانوں کے مسائل اگنور ہوتے رہے. لیکن پاکستان کے انیشیٹو پہ جو دسمبر میں خصوصی اجلاس ہوا تھا افغانستان پہ، پاکستان کے دارالحکومت پہ اسلام آباد میں، اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ بھی بہت پازیٹیو تھا. اور اس کے ہی فالو اپ میں اب جو فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں جو ایجنڈا ہے وہ بہت مثبت ہے اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یمن میں بھی امن قائم کرنے کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو کشمیر پہ اور فلسطین پہ، وہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ جو مشترکہ لامیہ جاری ہوتا ہے اس میں اگر ہم ایک پاورفل، ایک اسٹرانگ میسج کنوے کر سکیں کشمیریوں کے حق میں تو دیٹ وڈ بی پازیٹیو. ٹھیک ہے. اچھا میں آمنہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چائنا کے وزیر خارجہ یہاں پر پہنچتے ہیں، مدعو کیا جاتا ہے خاص طور پر ان کو. انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ جی امن کے لیے امن پر فوکس کیا جانا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہو یا کسی بھی طرح سے پاسبل ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک جو ہے وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے، دیگر مسلم ممالک یہاں پر موجود ہیں، چائنا کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں. اب ہم یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ دیگر مسلم ممالک کے اندر بھی پھیلتی ہوئی دیکھیں گے، چائنا کی جانب سے فائدہ ہونے جا رہا ہے اس اجلاس کے بعد دیگر ممالک کو بھی؟ میم
जी, पाकिस्तान का इसमें एक बड़ा मुस्बत रोल है। सीपैक को रादर चाइना को मुस्लिम उम्मा की तरफ ओपनिंग करवाने में पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सीपैक से पहले का है। और अगर आप BRI का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि BRI में कोई 30 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, और पाकिस्तान से ये रूट जब आगे एक्सटेंड होगा वेस्ट एशिया की तरफ तो मुसलमान ममालिक इसमें डेफिनेटली शामिल होंगे। सऊदी अरब और बाकी ममालिक इसमें अपने इंटरेस्ट का इजहार कर चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर को मुलाकात की, और डेफिनेटली साइडलाइन मीटिंग्स में ये जो BRI में मुसलमान ममालिक की शमूलियत पे फर्दर भी प्रोग्रेस होगी। ठीक है शाजिया चीमा साहब, अब ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे हैं, उन्होंने बात भी की और उन्होंने यही कहा कि इस खित्ते के अंदर एक अमन वो चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो BRI की शक्ल में उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर CPEC है, उन्होंने सेंट्रल एशिया तक भी जाना है, उसके लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दौरान हम ये देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ था, जो ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कि उसकी वजह से अफगानिस्तान का मसला थोड़ा सा पसे पुस चला गया था। आप समझती हैं कि इस OIC कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उसको भी समझने में आसानी होगी? इस बार तो जो उनके वजारत ख़ारजा के जो सियासी उमूर के सरबराह हैं अकबर अज़ीमी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्ला मुत्तकी नहीं आए, अकबर अज़ीमी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसको दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है? उसका अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन इशू है वहाँ पे फूड का और हंगर का और बेसिक नेसेसिटीज़ का, वो तो डेफिनेटली उसको वो यूक्रेन की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ गया। उस पर बहुत ज़्यादा अब जो है बात डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में इन 2 दिनों में होगी। और आपने देखा कि उसका बाकायदा एक फ़ंड भी बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि सारे मुस्लिम ममालिक एटलीस्ट पहली दफ़ा जो है वो मिलकर एक मुल्क की हेल्प इस हद तक करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपना एक फ़ंड जनरेट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, हमें वेस्ट की तरफ से नहीं उस तरह से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उस तरह से नहीं हेल्प आ रही है, तो हम सेल्फ हेल्प पे कुछ ना कुछ जो है वो कुछ करेंगे, क्योंकि ये बहुत डायर सिचुएशन है और ह्यूमैनिटी की वर्स्ट तरीन सिचुएशन हो सकती है, जिसको कि अभी तक सिचुएशन क्रिएट करने वाले ना समझना चाह रहे हैं और ना ही उसको आगे से उसको मिटिगेट करना चाह रहे हैं। US जो है वो उसके लिए बैक बर्नर पे चला गया अफ़गानिस्तान फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में मेरा पर्सनल व्यू है इसमें, मैं इसको पूरी तरह से ओन करती हूँ कि जो यूक्रेन की सिचुएशन है उसमें भी US का रोल जो है वो भी ऐसा ही है जैसा कि अपनी प्रेजेंस को मार्क कराने वाली बात है। वो इशू जो है कभी भी इतना हाईलाइट नहीं होता, इस हद तक नहीं बढ़ता अगर नेटो एलाइज की पोजीशनिंग जो है वो इतनी एम्बिगुअस और इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होती। यूक्रेन कभी भी इस विलिंग ही नहीं था इस हद तक आगे जाने में, और उसकी वजह से अब जैसा कि आज के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि उस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं और हम अब उसका क्या करें, हम उसके क्या पार्टी बने, हम जैसा कि हम नेटो एलाइज के साथ रहेंगे, अब उनके साथ रहेंगे तो ऑफ कोर्स रशिया जो है वो नेटो एलाई है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल एक डिफरेंट उस पे है, फिर चाइना का अपना एक इंडिविजुअल स्टेटस है, तो क्या हम ब्लॉक फॉर्मेशन की तरफ दोबारा से जाएं? और अगर हमने ब्लॉक फॉर्मेशन करनी है तो वाई नॉट फिर अपनों के साथ कर लें और एक ऐसा जो है वो हार्मलेस सा ब्लॉक बना के बैठ जाते हैं, जिसका हम मंशूर ये रखेंगे कि हम ये कॉन्करिंग नहीं है, हम किसी को इन्वेड नहीं करना चाह रहे हैं, हम एटलीस्ट पीस करना चाह रहे हैं, हम पीस के लिए आपकी एफर्ट कर लेंगे, आप हमें इस मुश्किल सिचुएशन में मत डालें कि हम किस पार्टी के साथ हैं, वहाँ हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, किसको होना चाहिए था। अब अगर यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन में शमूलियत इतनी ही मुश्किल थी तो इस इशू को इस हद तक आगे आना नहीं चाहिए था। यूरोपियन यूनियन जो है उसको पहले से इस बात को समझ जाना चाहिए था कि हम जो सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, अगर आप बुडापेस्ट मेमोरेंडम की ही लाज रख लें और आप जो म्यूनिख एकॉर्ड है उसको आप अगर साथ लेके चलते रहें, तो ये आप बफर जोन चाहिए था रशिया को, आप बफर जोन देते रहें, आप क्यों उसके बॉर्डर्स पे पहुंच गए? लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, लेकिन उसमें भी अमेरिका जो है वो बहरहाल एक सेंटर पॉइंट पे तो है। आप हमेशा से ये होता है कि एक जो ताकत के नशे में रहता है उसको अपनी ताकतवर होने का एक जो एड्रेनलिन इफेक्ट है वो यहाँ से भी मिलता है कि मैं सेंटर पॉइंट हूँ, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है या वो पीस है, मैं उसका सेंटर पॉइंट हूँ। लेकिन ये OIC की मीटिंग जो है ख़ास तौर पे
यूक्रेन को इसमें ये है कि हमें एडवाइजेबल ये होगा कि यूक्रेन के इशू को ऑफ कोर्स उसी तरह देखें जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम आपकी रेजोल्यूशन में पार्टी ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन आप हमसे साइड सीकिंग मत करवाएं इसमें। और अफ़गानिस्तान जो है उसमें अबूरी हुकूमत जो है वो ऑल इंक्लूसिव है या नहीं है, आपकी मर्ज़ी की है या नहीं है, आप वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को बहरहाल देखें और उनको मिटिगेट करें। ठीक है। आमना साहिबा, आमना साहिबा, आप फरमाइएगा कि जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा अपनी तकरीर में, वो कहते हैं कि एक करारदाद आती है, करारदाद पास हो जाती है और फिर हम खामोश हो जाते हैं। इशारा ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद थी उसकी तरफ भी था। आपको लग रहा है कि मेरा ये इम्प्रेशन है कि OIC के हवाले से ज़ाहिर है ये बात तो कही जाती थी, ये तनकीद की जाती थी कि ये बड़ा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कुछ करती नहीं है। पाकिस्तान ने पिछला सेशन भी इसका पाकिस्तान में इनेकाद हुआ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से कर रहा है। आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत वाइब्रेंट नज़र आ रही है OIC, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरफ शाज़िया चीमा साहिबा ने भी इशारा किया कि वेस्ट की, अमेरिका की जो तवक्कुआत हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से, एशिया के ममालिक से और फिर ज़ाहिर है खलीजी ममालिक से भी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एशिया के ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, वो निस्बतन एक मैच्योर रिस्पॉन्स उनका आ रहा है, वो कंडेमनेशन चाहते हैं। लेकिन हमारे जो ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका एक पुरअमन तरीका मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मसले का हल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि OIC एक मुतहर्रिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अब उभर रही है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी मेंशन किया करारदाद आती है और करारदाद फिर उसके बाद खामोशी हो जाती है। हमारे यहाँ जो सबसे मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर तो हम इसको फौरन इम्प्लीमेंट करवा सकें और वाइब्रेंट जो इस वक्त रवैया है उसको हम मटीरियलाइज कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें एक्टिव पार्टिसिपेशन में, तो फिर तो ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त जो अभी डॉक्टर साहब बात करी थी, मैं भी उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहती हूँ कि इस वक्त सिनेरियो जो है वो दुनिया में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। आपने देखा कि US तो हमेशा की तरह एक मसले को थोड़ा सा पुश अप करता है, जैसे इराक में किया तो अभी भी कर दिया यूक्रेन का, और जिस वक्त मसला उसके हाथ से निकल जाता है तो वो फिर एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे काम करता है। और वो ये देख रहा था, ये दैट वाज अ टेस्ट केस कि रशिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और जिस वक्त यूक्रेन इज इन फोकस और वो सफर कर रहा है, तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन उसके साथ है, और जो डॉक्टर ने भी मेंशन किया कि एज अ मेंबर ऑफ NATO यूरोपियन यूनियन दे वर हैविंग रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यूक्रेन, लेकिन वो फिजिकली नहीं आए हैं। तो इस वक्त हमने देखा कि जो US अलाइज हैं वो हमारे बहुत करीबी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, UAE भी, वो US के डिक्टेट से डिविएट कर रही हैं। वो ऑयल प्राइसेस के ऊपर उनके साथ उनको फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि जब हम सारी दुनिया से अलहदा होकर मुस्लिम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक एक्टिव फोरम के तौर पर OIC को वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना महमूद साहिबा, आप मौजूद थी हमारे लिंक पर, बात कर रही थी इस इजलास के हवाले से। इसी इजलास को कवर करने के लिए, इसकी कवरेज के लिए मौजूद हैं जी हमारे सीनियर नुमाइंदा हैं PTV न्यूज़ के नमूद मुस्लिम साहब इस इजलास के अंदर, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमूद, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा नमूद, बताइएगा अभी तक जो तकारीर की गई हैं, चाहे वो काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हों, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा हों, नाइजीरियन वज़ीर मुमलिकत हों, उस सब में एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है कि दुनिया में अमन जो है उसका क़याम बहुत ज़्यादा लाजमी है। मैं ये चाहूँगी, ये तकारीर जो है हमने लाइव दिखाई भी हैं, तर्जुमे के साथ भी दिखाई हैं, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या इस वक्त वहाँ पर माहौल है? अभी तो यकीनन ब्रेक चल रहा है, लेकिन इन तकारीर के दौरान आपको क्या चीदा पॉइंट्स लगे इन तकारीर के, अगर हम हमारे देखने वालों से शेयर कर सकें? नमूद, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 48वां जो OIC कौंसिल जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास है, ये इस लिहाज से भी खासा अहम है कि जिस वक्त जो दुनिया के जो बेशतर जो तनाज़ात हैं वो मुस्लिम ममालिक के से उनसे कोई ना कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और इस वक्त जो ये तकरीर करते हुए तकरीबन जितने भी यहाँ पर बात की गई, उसमें यही बात की गई कि उन तनाज़ात को हल करने के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस है, OIC कौंसिल जो है वो इस पर काम करे, और इसके साथ साथ ये भी देखे कि
कि ये मसाइल कैसे जल्द से जल्द हल हो सकते हैं। यही वजह थी कि इस मरतबा का जो थीम है, अगर आप उस थीम को लेकर चलेंगे तो उसमें इत्तेहाद की बात की गई है, ताउन की बात की गई है और एक तरक्की की बात की गई है कि जब तक आपका इत्तेहाद और ताउन आपस में नहीं हो सकता उस वक्त तक तरक्की नहीं की जा सकती। और ताउन का मतलब यही है, इत्तेहाद का मतलब यही है कि अपने जो भी तनाज़ात हैं उसको हल किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि आज जो वज़ीर ख़ारजा की ये जो इजलास है इसमें कश्मीर का जो है चर्चा काफ़ी रहा। तकरीबन हर एक ने इस पर अहम बात की और ख़ासतौर पर जो चीन के वफ्द ने बात की है उन्होंने भी खुलकर बात की है कि दुनिया चाहती है कि वो मिलकर काम करें और तरक्की का जो डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, जो इंसाफ और जस्टिस के साथ साथ जो पार्टनरिंग की बात की जा रही है, तो उसको अगर मिलकर किया जाए। यही वजह थी कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है गुतरस, उन्होंने भी अपने पैगाम में यही कहा कि इस वक्त ज़माना जो वक्त है इसमें तमाम पार्टनर्स को आपस में बैठना पड़ेगा, जिनके कोई भी आपस में मुआसलत है वो आपस में बैठें और बड़े से बड़े मसले को हल करने के लिए उसके लिए सर जोड़ें। यही वजह है कि ये खासी अहम इस लिहाज से है कि जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर वफूद मौजूद थे, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मैसेज यहाँ पर आया। उसके अलावा हमारे जो चाइना है वहाँ से वफूद आए। उसके अलावा तकरीबन देखिए अगर 50 के करीब जो हैं वफूद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि देखिए जो हतमी बात तो तभी सामने आएगी जिस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हाँ, मुश्तरका एलामिया सामने आएगा। क्लियर है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, वहाँ से हमें कॉन्फ्रेंस का जो मूड है उस हवाले से बता रहे थे। शाज़िया चीमा साहब, इसमें एक बड़ी अहम भी है, जो अफ्रीका ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा थे, अफ्रीका ग्रुप ममालिक के, उन्होंने बात की कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान 2019 के बाद आपस की जो तिजारत है उसमें 2% कमी आई है। जब हम इसका थीम लेके चलते हैं, इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की में शराकतदारी, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम ममालिक को आपस में भी अब एक दूसरे के साथ बैठ के और बात करनी होगी कि हम एक दूसरे के साथ फिर क्या कर रहे हैं, तिजारत को बढ़ाना होगा। और उस तिजारत को बढ़ाने के मौके भी बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये नहीं है कि हमारे पास तिजारत करने के लिए कुछ है नहीं, लेन देन के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मसला वही है जो मार्केट मोनोपोली है। ये डॉलर मोनोपोली जो है ना, ये जब तक रहेगी हम उस पर आज़ाद नहीं हो सकते हैं। और अगेन हम फिर वही यूक्रेन के क्राइसिस की तरफ आते हैं कि अगर रशिया और चाइना एक डॉलर मोनोपोली से निकल कर अपना जो है एक सेपरेट स्विस सिस्टम जो है वो स्विफ्ट बैंकिंग का बना लेते हैं, बिल्कुल, तो ये उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ लेन देन में और बेचने में बहुत आसानी हो जाएगी। चीज़ों के लेन देन में या तिजारत में एग्रीमेंट्स होते हैं और वो एग्रीमेंट्स फिर साल पे मुहित होते हैं, वो मंथली बेसिस पे नहीं होते हैं। अब वो एग्रीमेंट के अंदर अगर मोनोपोली है तो आपके पास अगर चीज़ है भी तो आप किसी को बेच नहीं पाएंगे। आप ईरान की एग्जांपल ले लें और जो उसकी पार्टी होंगे उस लार्जर एग्रीमेंट की, तो इस सब को भी हमें काम करना पड़ेगा। और ये बात बल्कि होनी चाहिए कि वो ममालिक जिनसे तिजारत और लेन देन जो है वो एक बहुत डायमेंशनल सी हो रही है, जैसे अब मिडल ईस्ट जो है उसका ऑयल ट्रेड जो है वो एक ख़ास रेफरेंस से होगा, वो एक ख़ास चैनल से होगा, तो ऐसा क्यों होगा, वो सिर्फ वो फ्री ट्रेड क्यों नहीं है। तो ये बात बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, पता नहीं इस पे इम्प्लीमेंट करना जो है वो कितना आसान होगा। ये एक बहुत, और ये वो चीज़ होगी जो कि फिर डॉलर के कॉफन में लास्ट नेल हो सकता है। पेट्रो डॉलर जो है वो जाहिर है ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है, उसको उससे लिंक कर रहे हैं। ये हमारे आपके बस में नहीं है, ये अमेरिका और मुल्कों वेस्ट के के बस लिए में भी ये नहीं है बहुत कि आप किसके साथ तिजारत करेंगे और क्या काबिल करेंगे। तशवीश होगा, उनके लिए भी काबिल तशवीश होगा। बिल्कुल लेकिन जो होगा इस वक्त अगर एक खित्ते की सूरत हाल बन चुकी है उसमें बहरहाल रूस चाइना आपस में राब्ते में है, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक लेवल के जो ताउन है वो बढ़ता जा रहा है। फॉर्मेशन टूटी है और जिसपे हमने अपना जो है फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी रीअलाइन की है कि हम किसी ब्लॉक के ऊपर फॉर्मेट नहीं करेंगे अपनी। अब वो प्री कोल्ड वॉर टाइम नहीं है कि जी आप इस ब्लॉक में हैं या उस ब्लॉक में हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिविजुअल सेंट्रिक होगी और इकोनॉमिक होगी। ये दुरुस्त इक़दाम है कि पाकिस्तान एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और अगर वो
जियो पिछले दिनों इकोनॉमिक वज़ीर होगी आज़म तो बिल्कुल फिर ठीक। जिन वक्त भी साहिब खत्म का- हो गया, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शाज़िया शुक्रिया चीमा मैम साहब। शाजिया बहुत साहब, आप शुक्रिया हमारे आपके साथ बुलाने मौजूद का। थी जी। आज हम बात कर रहे थे इस्लाम के हवाले से, तकारीर जो हुई हैं वो भी हमने आप तक बराह रास्त पहुंचाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया वो भी हमने सुनवाया। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई हैं यमन के हवाले से भी, हमें लगता है, उम्मीद है हौसी बागियों के जी, हवाले से, बिल्कुल, सऊदीया के बिल्कुल। हवाले से भी इस इजलास में यकीनी तौर पर कोई ना कोई बात की जाएगी। वक्त खत्म हो रहा है, अभी मेरे ख्याल में बुलेटिन का टाइम हाँ हो जी, रहा और है। उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और OIC से जुड़ी खबरें और तज्जिए PTV न्यूज़ के जरिए से अपने नाज़रीन तक पहुंचती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।